हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू टारगेट फॉर आईक्यू। सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली एपीओ और जे एग्ज़ाम्स में बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब कोई लोक प्राधिकारी अपनी आधिकारिकता के बाहर कार्य करता है तो कौन सी रिट जारी की जा सकती है। इसमें दोस्तों परमादेश जारी की जाती है। परमादेश हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है जब कोई लोक पदाधिकारी अपनी आधिकारिकता के बाहर कार्य करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण तब की जाती है जब शक के आधार पर अगर ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति को उसने अपराध नहीं किया है और उसको बंदी रखा गया है तो उसको प्रत्यक्षीकरण के लिए ये रिट जारी की जाती है। ऐसे ही अगर कोई सरकारी अधिकारी अपनी या सरकारी सेवक अपनी अधिकार से अधिक या अपने अधिकार से ज़्यादा अधिकार पे वर्क करता है, उस अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा बढ़ के काम करता है तो अधिकार पेक्षा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है संसद निर्मित होती है। संसद किससे निर्मित होती है? तो इजी क्वेश्चन है। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो देखिए कितनी बार होनी चाहिए, 3 बैठक यूजुअली होती हैं। होनी चाहिए पूछ रहा है, कभी कभी 2 भी बता देता है, मगर यूजुअली 3 बैठक होती हैं। कब कब होती हैं? और इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा। बजट सत्र होता है, इसके बाद मानसून सत्र होता है, और उसके बाद होता है शीतकालीन सत्र। इसमें 1-2 क्वेश्चन और भी निकलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। बजट सत्र कब होता है? ये फरवरी से मई तक होता है। इसके अलावा जो मानसून सत्र होता है ये जुलाई से सितंबर तक होता है, और जो शीतकालीन सत्र होता है ये नवंबर से मिड दिसंबर तक होता है। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि सबसे छोटा सत्र कौन सा होता है, तो शीतकालीन सत्र सबसे छोटा सत्र होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ है इसमें, जो कॉलिंग ऑफ ऑल मेंबर टू मीट दिया जाता है, जो कॉलिंग दिया जाता है संसद के सभी सदस्यों को, उसको कहते हैं समनिंग ऑफ पार्लियामेंट। समनिंग ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये कहाँ पे दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 85 में इसको दिया गया है संविधान में। अगला पूछ रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किसी विषय पर या किसी मामले पर उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकता है? तो ये किस पे मांग सकता है? तो देखिए ये अनुच्छेद 143 के अंतर्गत मांग सकता है। और इसमें 2 चीज़ें होती हैं, राष्ट्रपति उसकी राय को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए भी बाध्य नहीं होता है। अगर वो पाता है कि ये मामला राय देने योग्य नहीं है या इतना उचित या आपातकालीन मामला नहीं है जिस पर राय दी जाए, तो वो मना भी कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि कोई संविधान के अधिकारों के बाहर कार्य किया जाए तो उसे कहा जाएगा। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। इसको कहा जाता है अधिकारातीत। ये एक लैटिन शब्द से बना है, लैटिन शब्द से, जिसका अर्थ होता है अधिकारों से परे। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, अधिकारों से परे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रिट के संदर्भ में प्राड न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है? बहुत से लोग नहीं जानते होंगे प्राड न्याय का सिद्धांत क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं और अभी आप समझ भी जाओगे, आपने कई बार पढ़ा होगा। प्राड न्याय का सिद्धांत ये एक लैटिन शब्द से लिया गया है। शब्द कौन सा है? शब्द है रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा जो है, इसमें क्या है कि यदि किसी मामले में अंतिम निर्णय आ चुका है और उसमें आगे अपील भी नहीं की जा सकती है या नहीं की गई है और वो मामला अंतिम हो गया है, तो फिर उस मामले को उसी न्यायालय में या किसी दूसरे न्यायालय में उठाया नहीं जा सकता है। ये होता है प्राड न्याय का सिद्धांत। और प्राड न्याय का सिद्धांत किस पे लागू नहीं होता है? तो दोस्तों ये लागू नहीं होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण पे। ठीक है ना, प्राड न्याय का सिद्धांत बंदी प्रत्यक्षीकरण पे लागू नहीं होता। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के द्वारा मृत्युदंड से दंडित किसी व्यक्ति के मामले में
अब इनमें से क्या है, तो जाहिर सी बात है सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति है, ठीक है ना, राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं, जैसे राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, ये है 72 में, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ जो राष्ट्रपति क्षमा देगा वो जब तक वो मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं ले लेगा तब तक वो क्षमादान नहीं दे सकता है, ठीक है ना। इसमें ये होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है कि पहले राष्ट्रपति गृह मंत्रालय को भेजता है, गृह मंत्रालय को भेजता है, और फिर गृह मंत्रालय क्या करता है कि संबंधित राज्य को भेजता है, जिस राज्य का मामला है। अगर राज्य का नहीं है तो यूनियन को ही वो सुझाव देता है कि हाँ बताना। फिर राज्य से सलाह मिलने के बाद उसको मंत्रिपरिषद की सलाह मिलती है, और जब मंत्रिपरिषद अपनी सलाह दे देता है उसकी सलाह के मुताबिक ही राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। इसमें 2-3 केसेस हैं, एक है मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1980 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट केस है, वो है धनंजय चटर्जी वर्सेस पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल राज्य, और ये है सुप्रीम कोर्ट का। ये दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि राष्ट्रपति दया याचिका पर फैसला करते हुए मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही उसको कार्यवाही करनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि जीवन का अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित है। ये किस में बताया गया कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित, सॉरी इसमें कहेगा नहीं है, आप इसको कर लीजिएगा, जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। तो ये बताया गया था पी रथिनाम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये कब का केस है, ये केस है, और इसमें 2-3 चीजें और हुई थी कि इसमें आईपीसी के सेक्शन 309 था, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। इसके बाद एक केस और आया, ये केस था 1994 का, 1994 का था। और इसके बाद एक और केस आया, वो केस आया ज्ञान कौर का, बहुत इंपॉर्टेंट और लीडिंग केस है, ज्ञान कौर का केस आया, ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब। तो और ये केस था 1996 का। इस केस में ये बताया गया कि धारा जो 309 है ये संवैधानिक है, मगर इसमें जो कारावास और जुर्माना है ये जो अनिवार्य नहीं है, ये विवेकाधीन है। उसके बाद फिर इसमें अमेंड होता गया, जब इसको संवैधानिक घोषित कर दिया तो फिर इसमें अमेंड होते गए, फिर आगे आया मानसिक सुधार, और इसको दोस्तों नोट भी कर लीजिएगा, मानसिक सुधार देखभाल अधिनियम, ये आया दोस्तों 2017 में। इसमें क्या बताया गया, इसकी जो धारा 115 है, इसमें बताया गया है कि आत्महत्या के प्रयास में 309 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और ना ही उसको दंडित किया जाएगा, ठीक है। बट इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि जो आत्महत्या का प्रयास हुआ है वो सडन होना चाहिए और प्रोगेटिव होना चाहिए, यानी इंटरनल होना चाहिए, और वो मानसिक रूप से इतना सुदृढ़ नहीं होना चाहिए। अब इसको ये थोड़ा देखने का प्रश्न है, वो कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, इससे क्या तात्पर्य है, आपको बताना है कि इससे क्या तात्पर्य है, जो भी दिया हुआ सेक्शन है। इससे तात्पर्य है कि ऐसी विधि जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार हो, उसी प्रक्रिया से स्थापित से इसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्तित्व स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है, व्यक्तित्व स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है, तो इसको जारी करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया भी था। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम किस वाद में भविष्य लक्ष्य विनिर्णय
का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। भविष्यलक्षी निर्णय ये क्या होता है कि अगर एक न्यायालय किसी कानून को अवैध घोषित करता है तो वो जो निर्णय होगा वो भविष्य के मामलों पे लागू होगा, पिछले मामलों पे लागू नहीं होगा। ये चीज़ देखने वाली है कि पिछले वो मामलों पे लागू नहीं होगा। ये किया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्णयों और आदेशों का पुनरावलोकन किया जाता है? पुनरावलोकन की शक्ति निर्णयों और आदेशों की किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। ये किस केस में संविधान के मूल ढांचे को प्रतिपादित किया गया था? तो इसको दोस्तों किया गया था केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला के वाद में। सबसे इंपॉर्टेंट केस, बहुत लीडिंग केस है। किन रिट या रिटों में नैसर्गिक न्याय के ओर ध्यान नहीं दिया जाता है? ध्यान दीजिएगा, नहीं दिया जाता है ध्यान, वो है परमादेश। परमादेश में नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। अगला है, रिट कौन जारी कर सकता है? रिट जारी करने का अधिकार किसको है? तो इस रिट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय को है 226 में और उच्चतम न्यायालय को है 32 में। तो इसका सही आंसर होगा, ये अनुच्छेद है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये दिया हुआ है अनुच्छेद 148 में, ठीक है ना, 148 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी क्वेश्चन है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया है अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिया गया है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। राष्ट्रपति का वेतन जब जब अमेंड होता है तो ये आता रहता है। अभी वर्तमान में 5 लाख रुपए प्रति माह राष्ट्रपति का वेतन है, ठीक है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्य ये नियुक्त किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो नागरिकता अभी सब लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद और किस भाग में दिया हुआ है। फिलहाल ये एकल नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये करता है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद है 127 सब क्लॉज 1 और ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय का एक आचार्य जो लब्ध प्राप्ति विधिवेत्ता है निम्नलिखित न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्ह है। तो इनमें से क्या होगा? ये है भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए वो अर्ह होता है। अगला है, भारत का राष्ट्रपति एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसके परामर्श के बाद किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण या ट्रांसफर करता है? तो ये किससे करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह करने के बाद, उससे पूछने के बाद ये करता है, ठीक है ना, उसके परामर्श के बाद ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में आपात स्थितियां कितने प्रकार की दी हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। भाग 18 में दिया, कभी कभी पूछ लेता है कि भाग कौन सा, भाग 18 में दिया हुआ है और अनुच्छेद 352 से लेकर और 360 के बीच में इसका दिया गया है। और ये बेसिकली 3 प्रकार की यहाँ पे आपात स्थितियों के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति निहित है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये घूम फिर के आया करता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति निहित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 13।
इसके अलावा जो अनुच्छेद हैं आर्टिकल और भी नोट कर लीजिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित 13 है, फिर 32 है। इनमें से कोई भी आता है तो आप टिक कर सकते हो। 132 है, फिर 133 है, फिर 226 है। और ये जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है, ये बेसिकली जो 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनको अपनी हदों में कार्य करने के लिए बाध्य करता है। अब आपको बताना है जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो अनुच्छेद किस में दिया हुआ है भारतीय संविधान में, ये आपको बताना है। न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित आर्टिकल यहाँ लिखे हुए हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा शक्ति पृथक्करण का संबंधित आर्टिकल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोहरे दंड से संरक्षण ये प्रदान किया गया है? दोहरे दंड से संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 20 के सब क्लॉज 2 में। नेक्स्ट है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 233 सब क्लॉज ए में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता था पहले, अब ये क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत कम है, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को किसी अपराध के लिए क्षमादान करने की शक्ति दी गई है, संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा क्या? संविधान के अनुच्छेद 161 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्णयों और आदेशों का पुनरावलोकन किया जाता है? न्यायिक पुनरावलोकन अलग है, वो नहीं पूछ रहा हूँ, निर्णय और आदेशों का पुनरावलोकन किया जाता है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। तो ये हम लोग के आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हम लोगों ने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा है। सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल, बाय बाय।